नमस्कार। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। ऐसा स्पष्ट सूत्र नारद संहिता में कहा गया है। सिद्धांत, संहिता, होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम। अब इसमें से संहिता जो विभाग है उसके अंदर एक और विभाग आता है जिसका नाम है राष्ट्र विषयक संहिता। उसमें ये देखा जाता है कि पूरे नेशन के ऊपर, पूरे राष्ट्र के ऊपर ग्रह किस तरह से काम करेंगे। राजा का परिवर्तन जब हो, सत्ता का परिवर्तन हो या रूलिंग टाइप जब चेंज हो, उसके आधार पर उस देश की या राष्ट्र की कुंडली बनाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो उस टाइम को लेकर भारत देश की एक कुंडली बनाई जाती है जिसको भारतवर्ष की कुंडली कहा जाएगा। अब उसके आधार पर भारत का जो नव वर्ष है अर्थात 15 अगस्त 2024 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक ग्रह पूरे भारत देश को किस तरह से रिजल्ट देंगे उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब राष्ट्र विषयक संहिता के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है उन सब का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा महत्व राष्ट्र की कुंडली बनने के बाद जो ईयर अभी चल रहा है या जब राष्ट्र का नव वर्ष आएगा तब कौन सी दशा और अंतर्दशा चल रही है वो देखनी चाहिए। और दूसरा, उस राष्ट्र की वर्षफल की कुंडली को देखना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत देश के बारे में बात करते हुए या इस सिद्धांत के बारे में बात करते हुए सर्वार्थ चिंतामणि में यह सूत्र दिया गया है, दशानुरोधेन फलम वदंती मुनीश्वरा। अर्थात दशा को सबसे ज़्यादा महत्व और उसके बाद दशा किस तरह से काम करेगी वो समझने के लिए वर्ष फल की कुंडली दोनों को देखना है। सो भारत देश की जो हम बात कर रहे हैं तो भारत देश की सितंबर 2025 तक चंद्र ग्रह की महादशा चलने वाली है। उसमें से अगस्त 24 से लेकर मार्च 2025 तक शुक्र की अंतर्दशा और उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा चलेगी। अब यह दशाएं कैसा फल देगी वो समझने के लिए भारत नूतन वर्ष प्रवेश या फिर वर्ष फल की कुंडली को देखा जाता है। आप भारत की वर्ष फल की कुंडली को देखें तो उस कुंडली में मकर लग्न आ रहा है। चंद्रमा जिसकी महादशा चल रही है वह 11th हाउस में वृश्चिक राशि में नीच के होकर बैठे हैं और शुक्र 8th हाउस में और सूर्य 7th हाउस में है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो आने वाले समय में बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस की ओर इशारा कर रहे हैं। और उसके बारे में बात करते हुए पराशर मुनि ने यह श्लोक दिया है, भूनाशः मित्रादिनाशनम चतुष्पाद जीवहानि ही स्यात् राजद्वारे विरोधकृत। यदि श्लोक को डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि जो रूलिंग पार्टी है भारत देश की अर्थात एनडीए गठबंधन, उनके लिए ये समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। उनकी गठबंधन के अंदर से ही विरोध प्रकट होगा। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में या फिर अप्रैल टू जुलाई 2025 के बीच में सरकार के ऊपर दबाव आएगा। दूसरा जो वर्ड है वह है भूनाशः। अर्थात जब उसमें जूम करते हैं तो समझ में आता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट, ईशान एवं नॉर्थ रीजन में पर्वतीय विस्तारों में आइदर फ्लड के कारण या फिर लैंड स्लाइडिंग के कारण बहुत भारी नुकसान होने वाला है लैंड बैंक में, भारत के लैंड बैंक में। इस साल ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ भारत देश की काफ़ी ज़मीन बर्बाद होगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। एक दूसरा अर्थ भी विद्वानों ने निकाला है, वो ये है, और यदि उसको हम डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि चाइना हमारी कुछ लैंड को हड़प ले, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। जैसे कि अभी सुर्खियों में चल रहा है कि चाइना ने हमारी काफ़ी लैंड को ऑलरेडी ले लिया है। ये आने वाले साल में ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर लैक ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट चाइना और सक्रिय हो और हमारी बहुत सारी ज़मीन ले ले
उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करना होगा, अन्यथा भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ के कारण उनके जो फ्रेंड अलायंसिस है, जो गठबंधन है, मित्र गठबंधन, उसमें डिस्टर्बेंस हो, उस तरह के ग्रहयोग स्पष्ट दिख रहे हैं। उसमें भी जो श्लोक में कहा गया है उसके आधार पर यदि हम फोकस हो तो भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत बड़े राजकीय उथल पुथल हो, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो। जैसा कि अभी बांग्लादेश में पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसा ही कुछ बहुत बड़ा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ होने के योग है। और उसके कारण यदि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को रिफॉर्म नहीं किया तो हमारे संबंध फॉरेन गवर्नमेंट के साथ या हमारी नेबरिंग गवर्नमेंट के साथ ख़राब भी हो सकते हैं। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ भी यहाँ पर कही गई है, वो ये है कि एनिमल्स में कुछ डिसीज़ होने के कारण भारी मात्रा में पशुओं की मौत हो, वैसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यह समय बहुत बड़े करेक्शन देने वाला या फिर मंदी जहाँ पर आए उस तरह के दिख रहे हैं। यह साल भारत का जो वर्ष है वह ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसमें भी सितंबर टू नवंबर 2024 एवं अप्रैल टू जुलाई 2025 तक का जो समय है वह एक्सट्रीम वॉलेटाइल रहेगा, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होगी और उसके बाद यह वर्ष ओवरऑल मंदी की तरफ जाएगा। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर डे टू डे इंट्राडे कर रहे हो तो भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए यह समय बहुत ही प्लस और माइनस रहने वाला है, बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। हालांकि देश की इकोनॉमी के लिए यह समय पॉजिटिव रहेगा। ज़मीन से मिलने वाली रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर प्रेशियस मेटल्स के कारण या फिर जो पॉलिसीज़ हम लेंगे या हमने ऑलरेडी लेके रखी है ड्यू टू ऑयल एंड गैस, उसके कारण भारत की स्ट्रेटजी के कारण ओवरऑल इकोनॉमी ठीक रहेगी। आर्थिक असमानता काफ़ी मात्रा में बढ़ेगी एवं पर कैपिटा इनकम भी घटेगी, बट ड्यू टू टैक्स कलेक्शन और टैक्स पॉलिसीज़ ऑन पेपर गवर्नमेंट की इनकम काफ़ी बढ़ने वाली है। यदि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं किए तो बहुत सारे लोगों को इस वर्ष में फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना होगा। ओवरऑल भारत का ये जो वर्ष है वह चैलेंजिंग रहने वाला है। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन के बाद यह वर्ष लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, यह तय है। हम सभी भारतीयों को यह वर्ष, आने वाला यह वर्ष हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।